Current liability, which is to be paid within a year, within 12 months, within the operating cycle. Non-current liability, which is to be paid, which is to be settled beyond operating cycle, beyond 12 month, beyond one financial year. कुछ भी ना बोला जाए, कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है आपके पास, तो क्या मान के चलिए, मान लो आपका प्रोडक्ट जो है उसमें ऑपरेटिंग साइकिल है ही नहीं कोई भी। आप एक ग्रोसरी की शॉप चलाते हो, तो क्या करोगे आप? कहाँ से लाओगे ऑपरेटिंग साइकिल? देयर इज नो ऑपरेटिंग साइकिल इन दैट वे। तो क्या करेंगे फिर हम? 12 महीने का पीरियड लेके चलेंगे, वही हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग साइकिल है। या वही हमारा 12 मंथ के बियॉन्ड अगर पे करना है तो बोलेंगे क्या उसको? नॉन करंट लायबिलिटी। एंड 12 मंथ के अंदर अंदर पे करना है तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा देर आर सर्टेन लायबिलिटीज जिन्हें कहा जाता है कंटिजेंट लायबिलिटीज। सच लायबिलिटीज अराइज ड्यू टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा है हमारे देश में गोरे रंग के प्रति बड़ा ऑब्सेशन है। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन। बहुत बहुत लिटरली। मतलब जिनका कलर फेयर है उनका ऐसे नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इंडियन फोर्सेस के ऑफिसर्स, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स इतने मजबूत होते हैं वो, कि उनको आप उनकी देशभक्ति निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन एक जगह वो फंस जाते हैं। आपने सुना होगा ना हनी ट्रैप। कभी सुना हनी ट्रैप के बारे में? नहीं पता। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी ऑफिसर को, किसी आर्म फोर्स के ऑफिसर्स को कोई दूसरा व्यक्ति एक लड़की बोल के कांटेक्ट करता है, अपने बातों के जाल में फंसा लेता है, और फिर कुछ अलग अलग तरह की तस्वीरें खिंचवा के उनको फिर ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं बाहर जाते हैं, उनको भी लोग हनी ट्रैप में फंसाते हैं। हनी ट्रैप इज अ वेरी वेरी पॉपुलर वे ऑफ ऑपरेशन इन अ स्पाई वर्ल्ड। ऐसे चलता है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो फंसते हैं हनी ट्रैप में, गोरी चमड़ी वालों से, वहां फंस जाते हैं। ठीक है, पर अब ये इसका यहाँ से क्या लेना देना है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक। अब अपना नाम बोलो, क्या है? अभी। मान लो अभी की शादी हो गई, फॉर एग्जाम्पल, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। उसकी शादी हो चली है, एक लड़की के साथ उसकी शादी हुई, और इन दोनों का रंग रूप एक जैसा ही है। और आपने देखा होगा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, सुना है कभी आपने इनके बारे में? अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी चीज यहाँ पर। अभी आपको दिखेगा यहाँ पर। ये क्या चीज है आपके सामने, क्या है ये? प्रेशर कुकर है, ठीक है जी। एक और चीज देखना है अभी जरा। दिख रहा है आपको? बड़ी सुंदर सी जोड़ी है दोनों की। कैन यू सी दिस? आई थिंक इट इज विजिबल। ये देखिए, दिख रहे होंगे आपको। कैसे लग रहे हैं? आई थिंक ऑनलाइन में भी दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पर। ये कौन है ये? अभिषेक बच्चन है और ऐश्वर्या राय बच्चन। ये दोनों क्या है? प्रेशर कुकर का, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर का क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक। अच्छा, इनकी टैगलाइन पता क्या है? मालूम किसी को? जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। उसी ट्रैप लाइन में ये फंस गया। बाकी लोग तो हनी ट्रैप में फंसे, उस ट्रैप लाइन में फंस गया। जो बीवी से करे प्यार प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो ये अपनी धर्मपत्नी को लेके पहुंच गए प्रेस्टीज के शोरूम में, और वहां जाके क्या किया उसने? यहाँ जाके ये खरीद लिया, एडवांस वाला खरीद लिया। सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़े, और बोला जाओ भाग्यवान, शुरुआत करो खाने की। तो लड़की को खाना पीना बनाना अच्छे से आता था। शी इज एबल टू मैनेज वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। बनाना शुरू करा। अचानक से क्या हुआ कि प्रेशर कुकर में गैस ज्यादा बन के रिलीज नहीं हो, धमाका हो गया। सो ट्रेजिक। धमाका होने से क्या हुआ? पानी जो है लड़की के चेहरे पे गिरा, और लड़की बन गई अंग्रेज। जानते हैं कैसे? चेहरे की स्किन जल गई उसकी। मैं थोड़ा फनी वे में बोल रहा हूँ, बट इट इज नॉट फनी। ऐसा हो गया। अब अभी भागा उसको लेके हॉस्पिटल।
उसका इलाज इलाज कराना शुरू हुआ, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होना शुरू, बहुत कुछ होना शुरू हुआ। ही फाइल्ड अ केस ऑन प्रेस्टीज प्रेशर कुकर कंपनी कि भाई, आपकी वजह से, आपके फॉल्टी प्रोडक्ट की वजह से मेरी वाइफ को जो चेहरा उसका बर्न हो चुका है, शी इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे 20 30 40 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। प्रेस्टीज कंपनी कहती है कि भाई क्या, ऐसे तो पता नहीं कितने प्रेशर कुकर होते हैं, हम नहीं मानते। ही फाइल्ड केस इन कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में भी जब ढंग से नहीं हुआ तो ही फाइल्ड केस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया इसने। जो दिल्ली हाई कोर्ट में जहां से खरीदा उसके जुरिस्डिक्शन लिखा होता है ना, कि एनी कंप्लेंट एनी वगैरह सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन इन दिल्ली। अगर ये दिल्ली का होता दिल्ली, यूपी का होता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता है। सपोज ही परचेज फ्रॉम दिल्ली, इसने दिल्ली हाई कोर्ट में डाल दिया, और इसने करीब करीब 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का सूट डाल दिया प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के ऊपर। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, सोचो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके ऊपर 2 करोड़ की लाइबिलिटी है या नहीं है? नहीं है अभी। कब बनेगी वो 2 करोड़ की लाइबिलिटी? कब बनेगी? अगर वो केस हार गए तो। अगर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेस्टीज प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी अभी के अगेंस्ट केस हार गए तो क्या करेगी पता है? कोर्ट 2 करोड़ का कंपनसेशन, इलाज का खर्चा, और बहुत सारी और पेनल्टी लगाएगी कंपनी पे अलग से। तो यानी कि अगर आप केस हार गए तो क्या होगा? यू आर सपोज टू पे कंपनसेशन टू द कस्टमर। लेकिन अगर आप केस जीत गए तो विल इट बी अ लायबिलिटी? नो, यू आर फ्री, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटी which may happen or not happen in future, depending upon happening and not happening of any event in future, उसे कहते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसे? कंटिजेंट लायबिलिटी। तो जरा देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है यहाँ पर। These are the liability which will become payable only on the happening of some specific event, otherwise not. They are not shown in the balance sheet, however shown as a footnote just below the balance sheet, so that their existence may be revealed to the interested users of accounting information. इसे इसे बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हो। कैसे दिखाते हैं? एज ए फुटनोट दिखाते हैं, मैं बताऊंगा कैसे दिखाते हैं। सो ये कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। इसका होना ना होना डिपेंड करता है क्योंकि इवेंट के इन फ्यूचर में होना ना होने पे। अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखिएगा, आपके टीचर इससे जरूर पूछेंगे इसे। अब जरा देखें, ये बनती है हमारे पास बैलेंस शीट ऐसी, इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। जब हम बात करते हैं तो ये होती है बैलेंस शीट ऐसी, इस तरह की बैलेंस शीट बनती है। इसे लिखना नहीं है बैलेंस शीट को, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट बनती है जब आप आगे चलते हैं अकाउंटिंग को। इसे कहते हैं बैलेंस शीट। ऐसे बैलेंस शीट, ये होती है एसेट्स। रुपीज होता है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ रुपीज लिखा रहता है, ये लाइबिलिटीज लिखा रहता है, ऐसे इस तरह से लिखा रहता है। और इस बैलेंस शीट के नीचे मान लो, मान लो व्हाट्स योर नेम, मान लो ईवा इज एन अकाउंटेंट। ईवा है अकाउंटेंट उस कंपनी की, प्रेस्टीज की। तो क्या करे? फुटनोट लिखना ना। तो ईवा क्या करती है? इसके नीचे 1 2 3 4 5, ईवा का पैर बन गया बड़ा सा ऐसे। मतलब सॉरी, इतना अच्छी ड्राइंग नहीं है। दिस इज फुट। यहाँ लिखा रहता है क्या? नोट। क्या नोट लिखा रहेगा? देयर इज अ केस ऑफ लॉ पेंडिंग अगेंस्ट अस। इसे याद रहेगा ना। अकाउंटेंट क्या करता है? ऐसे पैर रखता है किताब के ऊपर, ऐसे पैरों का निशान बनाता है, फुट का इंप्रेशन जाता है, और उसके बाद उसको लिख दिया जाता है। सो दिस इज नोन एज व्हाट? फुट नोट। क्या कहते हैं इसको? क्या होगा फुट नोट? अब बताओ तो जरा। हाँ, बताओ। ऐसा नहीं होगा। तुम बताओ कैसा होगा फिर? ये नहीं होगा बस। अरमान तुम बताइए, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। फुट नोट। या गर्वित बोले, नहीं सर, इतना ऐसा अच्छा तो पैर नहीं। है देखो उसका। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। तुम्हें लग रहा है ऐसा होगा? फिर क्या होगा? लोगों को अक्सर ये लगता है कि फुटनोट यही चीज है। दिस इज नॉट फुटनोट। फुटनोट का मतलब ये हुआ, ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, इस बैलेंस शीट के नीचे, इस बैलेंस शीट के नीचे यहाँ एक नोट है। उस पर लिखा रहता है कि देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म पेंडिंग अ केस लॉ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वैसा करके। ये एक प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का, फुल डिस्क्लोजर कहते हैं। उसके हिसाब से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन विच में अफेक्ट योर फॉर्च्यून फ्यूचर, ठीक है, इन कमिंग ईयर्स, वो आपको मेंशन करनी है। इसे एज ए फुट नोट है, इसे कहते हैं फुट नोट। बैलेंस शीट के नीचे
चरणों के नीचे फुट नोट इसे कहा जाता है। ये नहीं कि अकाउंटेंट अपना चरण लगाए उस पर लिख दे, ऐसा नहीं, फुट नोट से लोगों को यही लगता है। सो इट इज नॉट लाइक दैट। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास, आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा, ठीक है, 1 लाख रुपए का, उसने आपको बिल्स रिसीवेबल लिख के दे दिया 1 लाख रुपए का। बिल का पैसा 3 महीने में क्या होना है, रिसीवेबल का मतलब था मिलना है। बिल का पैसा 3 महीने में क्या होगा, रिकवर होगा 3 महीने में। ठीक है जी, 3 महीने में बिल का पैसा रिकवर होगा। लेकिन आपको अचानक फंड की जरूरत पड़ गई, एंड यू ऑपरेट अ करंट अकाउंट इन द बैंक। बैंक में जब करंट अकाउंट आपका होता है तो बैंक क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है कि आपके जो बिल्स हैं उनको वो डिस्काउंट करा दे। मान लो वो 1 लाख का बिल है, अब बैंक के पास जाके बोलते हैं सुनो बैंक, 1 लाख रुपया 3 महीने में मुझे मिलना है, मुझे अभी पैसे की जरूरत है। बैंक कहता है ठीक है भाई, 5,000 काट के 95,000 ले लो। बैंक 95,000 रुपीज आपके अकाउंट में डाल देगा। दिस इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग। क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग का बिल। अब ये बताइए मुझे कि अगर 3 महीने बाद वो बिल डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब जान रहे हैं कि उस बिल के अगेंस्ट सामने वाला बंदा पेमेंट ही ना करे, तो वो पेमेंट किसे भरनी पड़ेगी, किसे भरनी पड़ेगी, हमें भरनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बिल दिया था। और अगर पेमेंट हो जाएगी तो डू हैव एनी लायबिलिटी, नो, देयर इज नो लायबिलिटी। तो जब तक वो बिल की मेच्योरिटी नहीं होती है तब तक वो हमारे सर पर का है, बोझ है। इसे कहते हैं क्या, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। In case of bills received or discounted from the bank, it is dishonored by the acceptor on the due date, firm become liable to the bank। और अगर नहीं डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, काम आराम से चलेगा। तो जब आप बिल डिस्काउंट कराते हैं तो जब तक वो बिल क्लियर नहीं होता, इट इज ट्रीटेड एज कंटीजेंट कंटीजेंट लायबिलिटी टू यू। उसे कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब बिल डिस्काउंट होगा या नहीं होगा, या मतलब आपका क्या होगा, बिल का ऑनर होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बिल की पेमेंट होगी तो फिर इट इज नॉट अ लायबिलिटी ऑन अस। और चलते हैं आगे। लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अभी बताया था मैंने प्रेस्टीज वाला। आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट ऑफ लॉ में केस पड़ा हुआ है, हार गए तो आपको देना पड़ेगा, नहीं हारे तो नहीं देना पड़ेगा। और आगे, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गारंटी गिवन बाय फॉर अनदर पर्सन। अभी ने अरमान के लिए, अरमान और अभी मान लो दोस्त हैं। अरमान ने क्या करा, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, खूब सारे वर्कर रखे, बैंक से 200 करोड़ का लोन ले लिया, और अभी स्टूड एज अ गारंटर। गारंटर क्या होता है, गारंटर? आपने स्कूल में देखा होगा, जैसे आपके दोस्त क्या करते हैं, आपका कोई फ्रेंड कोई आपसे सामान या बुक लेता है, आप कहते हैं यार मैं नहीं दे रहा तुझे। अरे क्यों नहीं दे रहा तुझे, यार तू वापस नहीं करेगा। तो दूसरे वाले को बोलते हैं कि यार बता देना मैं वापस कर दूंगा। दूसरे वाले कहता है भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी, अगर ये वापस नहीं करेगा तो मैं देख लूंगा। फिर आप करते हो, दे देते हो। फिर अगर वो सामान नहीं देता आपको, आप बोलते हैं तू तो गारंटी दे रहा था ना, मेरा सामान वापस करवा। सो सेम हैपन इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अरमान ने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया 500 करोड़ का, फैक्ट्री वैक्ट्री चलाना शुरू कर दिया। गारंटर कौन बना, अभी बना गारंटर, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना चलता रहा। और अचानक से अरमान का मन है कि चलो वर्ल्ड टूर घूम के आते हैं। वर्ल्ड टूर घूमने गया, वहां विदेशी वाले से शादी कर ली, घूमना फिरना हो गया वहां पर। साल हो गया, वापस नहीं आया। अगर फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री को साल भर तक नहीं देखता तो मैनेजर वगैरह क्या करते हैं, फैक्ट्री खाना शुरू करते हैं। अभी फोन करके बोलता भाई आजा तेरी फैक्ट्री डूबने वाली है। अरे यार अभी तो जिंदगी चली, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, फैक्ट्री तो दोबारा बन जाएगी। एंड वाई ही इज वरीसम, क्योंकि गारंटर तो ये बना है। तो भैया 2 साल तक नहीं आता, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क, ना ईएमआई जा रही, ना प्रिंसिपल, कुछ नहीं आ रहा। वो तो बैठ गया बाहर। बैंक किसे पकड़ेगा, बैंक नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये गारंटर है। 1 पैसे का लोन नहीं लिया इन्होंने, लेकिन पेपर में साइन कर दिया। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, फ्यूचर, what you have to do, future, never ever be a guarantor to anybody। चाहे आपके सगे भाई क्यों ना हो, जब तक आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है आप गारंटर मत बनिए किसी के। ठीक है, आप सगे भाई बहन को लोन दे दीजिए, अरे ये ले मेरी तरफ से पैसा ले ले, 50 करोड़ 20 करोड़ दे दीजिए, और गारंटर मत बनिए। क्योंकि गारंटर का मतलब है, पहले पता क्या होता था, गारंटर बनने से कुछ फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल चेंज करे। अगर प्रिंसिपल बोरोवर पैसा नहीं देगा तो वो पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली गोज टू किसको, गारंटर को। गारंटर को भरना पड़ जाएगा, 500 करोड़ का जेपी उसके ऊपर लगेगी। तो ऐसे अगर आप कभी गारंटर बने हैं तो यू हैव टू मेंशन, वो लायबिलिटी क्या कहलाएगी आपकी, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। क्या लिखा है, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गारंटी गिवन फॉर अदर पर्सन, द फर्म वुड बिकम लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ द पर्सन फॉर हुम गारंटी इज गिवन फेल्स टू मीट हिज ऑब्लिगेशन। ऐसा भी होता है। तो गारंटर नहीं बनना चाहिए, और ये भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। 3 एग्जाम्पल हैं, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन कंटीजेंट लायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल बोला तो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स बोला तो एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स देने होते हैं। ऐसा करके मान लो यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ गया, तो 2 नंबर की डेफिनेशन होगी और 3 नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, अभी हम ट्वेल्थ में ना कंपनीज एक्ट पूरा पूरा पढ़ेंगे, उसके हिसाब से भी क्या होता है कि लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कहलाती है। करंट लायबिलिटी के लिए दो तीन कंडीशन होती, तीन चार कंडीशन है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कंपनी के नॉन ऑपरेट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, पिछली बार बात करी थी इसकी हमने। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडर, मतलब आपने क्या करा कि खरीदने बेचने से रिलेटेड इसका असर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, वही ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर अंदर चलेगा। द कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी एटलीस्ट आफ्टर 12 मंथ्स। ये डेफर का मतलब क्या होता है और ये सेटलमेंट का क्या मतलब होता है। मान लिया जाए कोई एक बिजनेस चल रहा है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स ने उस पर छापा मार दिया, फाइनेंशियल इन अप्रोप्रिएशंस पाई गई, तो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंट सील कर देता है। अकाउंट सील होने का क्या मतलब हुआ कि आपके बैंक अकाउंट सील हो गए, ना पैसा आएगा ना जाएगा। आप सारी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करते हैं, आप सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं, होती है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करती हैं। आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए और आपकी न पेमेंट आप ले सकते हो ना पेमेंट दे सकते हो, केस कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया। ऐसी कंडीशन में ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है, विल यू बी एबल टू पे इट? नहीं पे कर पाओगे ना। पेमेंट क्या हो गई, डिफर हो गई है, तब तक डिफर हो गई है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। वंस द केस इज सेटल्ड, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ गई तो आपने पेनल्टी दे दी, आपने बोला आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट रिलीज हो जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट। इस प्रोसेस में लग गया 1.5 साल। तो जो आपकी लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ पे होने वाली है, क्या वो अब करंट लाइबिलिटी कहलाएगी या नॉन करंट कहलाएगी? नॉन करंट होगी ना। तो इसलिए ये लाइन डाली गई है, कंपनी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। पेमेंट का सेटलमेंट जो है उसको डेफर मतलब पोस्टपोन करने का कोई राइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो वो क्या कहलाएगी, फिर नॉन करंट कहलाएगी। भाई मान लो हमने किसी को 6 महीने में पेमेंट करनी है, लेकिन कंपनी ने क्लॉज लगा दिया कि अगर आपका सामान किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खराब हो गया तो हम पेमेंट 6 महीने में, हम आपको पेमेंट 1 साल की बात करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाएंगे फिर। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो फ्लॉलेसली इट विल बी कंसिडर एज व्हाट, करंट लायबिलिटी। ये कंपनीज एक्ट कहता है। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पिछली बार बताया था मैंने आपको, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग कन्वर्जन इनटू कैश, कैश इक्विवेलेंट, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज टेकन टू बी एज अ 12 मंथ। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो करंट लायबिलिटी नहीं है। कितना बड़ा मजाक है ना कंपनीज एक्ट का। आदमी वो है जो औरत नहीं है, लड़का वो है जो लड़की नहीं है, बच्चा वो जो बूढ़ा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं। और बड़ी मजेदार एक और भी है, अभी तुम बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, विच इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जब आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, ऐसा लिखा आएगा। तो क्या कह रही है, वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन करंट बोलेंगे, सीधी सी डेफिनेशन है। अब आती है हमारे पास बारी क्या, एसेट्स की। हमने पिछली बार बताया था कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन को आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है, आपके पास एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। देखिए बच्चे, एसेट्स हम उसी को बोलेंगे जिसके साथ क्या हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड हो। एसेट्स उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर आपका लीगल राइट हो, उसी को एसेट्स बोलते हैं। आपके फादर ने आपको बर्थडे में एक रोल्स रॉयस की फैंटम गिफ्ट कर दी और आप धूम मचा रहे, धूम स्टाइल में ड्राइव कर रहे हैं। आप 18 साल के ऊपर के हैं और आपके पास लाइसेंस भी है, लेकिन गाड़ी पापा ने अपने नाम पे खरीदी है और आप गाड़ी लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है ये गाड़ी तुम्हारी है, कहता और नहीं तो क्या तेरे बाप की है, मेरे बाप की गाड़ी है। सो आपके पापा की गाड़ी है तो क्या आप उसके मालिक हो गए। और अगर आपके पापा ने उसे लोन पे लिया तो क्या आपके पापा मालिक हुए। असली मालिक कौन है जब तक लोन नहीं चुकाया जाता, बैंक है। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी होती है, आप उस गाड़ी से में पेट्रोल वेट्रोल भराते हैं, उस पर एडिशनल एसेसरीज लगवाते हैं और उस पूरे परिवार को लेके घूमने चले जाते हैं हिल स्टेशन पे। ठीक है। तो अकाउंटिंग में एक टर्म होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो जब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताऊंगा तब होगा। इसका मतलब ये होता है कि भले ही ओनरशिप आपके पास नहीं हो, लीगल ओनरशिप आपके पास नहीं हो, बट इफ इट इज इन योर पोजीशन, लीगली इन योर पोजीशन, देन यू विल बी कंसिडर एज एन ओनर। आप उसके मालिक कहलाते हैं। ऐसे तो क्या होगा,
कि बैंक की गाड़ी थी, पापा ने एचडीएफसी से लोन ले लिया बैंक की गाड़ी के लिए। तो अगर बैंक मालिक है तो अगर तो गाड़ी मालिक के घर खड़ी होनी चाहिए ना। तो सोचो एचडीएफसी ने अगर 1 लाख गाड़ियों के लिए लोन दे रखा होगा, तो एचडीएफसी को तो स्टेडियम वाला पार्किंग खोलनी पड़ जाएगी फिर तो। ऐसा नहीं होता। गाड़ी की ओनरशिप भले ही बैंक के पास हो, लेकिन फिजिकल पोजीशन आपके पास रहता है। और जिस दिन आप लोन नहीं चुकाएंगे, वो फिजिकल पोजीशन आपसे सीज हो जाता है। गाड़ी बैंक और उसके एजेंट उठा के ले जाते हैं, बट वार्निंग देने के बाद। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। Assets is an economic resources of an enterprise which can be expressed in terms of money, land, building, plant, machinery, furniture, stock, cash, bank, debtors, anything having monetary value over which entity has a legal right, which will enable the firm to get economic benefit in the future, उसको हम assets कहते हैं। क्या क्या चीजें बोल रहे हैं आपके पास कि assets के लिए क्या होना जरूरी है। इसकी क्या होना चाहिए, एक मॉनेटरी वैल्यू होनी जरूरी है, जिसके ऊपर एंटिटी का क्या होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए, दूसरी चीज होना चाहिए, और जो फर्म को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, उसे हम कहते हैं। कोई भी मशीन है, आपने उसे खरीद लिया, मॉनेटरी वैल्यू है। आप उसके लीगल ओनर है, लीगल ओनरशिप आपके पास है, और आप उसे इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीन चीजें तब हैं तो आपके लिए क्या एसेट्स है, ठीक है। अच्छा सुनो, आपके पेरेंट्स ने आपको आपके बर्थडे में बहुत सारी दुआएं दी, बेस्ट विशेस दी, तो क्या वो आपके लिए एसेट्स हैं। कहते हैं ना, दुआ से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन एसेट्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ऐसा होगा कि जो पेरेंट्स आपको दुआ दे रहे हैं, आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कोई छोटे भाई बहन को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए है, छोटे भाई बहन के लिए नहीं है। ऐसा भी नहीं होता। इनफैक्ट वी विल कंसिडर द मॉनेटरी वैल्यू वाले एस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एस्पेक्ट्स को। अब देखिए, अब पॉइंट क्या आएगा, ये इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस, देयर शुड बी अ वैल्यू अटैच टू इट, इट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, और ये टेंजिबल और इंटेंजिबल कुछ भी हो सकती है। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाएगी, एसेट साइड में दिखाई जाएगी। क्या होती है बैलेंस शीट, ये होती है बैलेंस शीट, यहाँ दिखाई जाएगी, इट विल बी शोन हियर। एसेट्स इसको कहते हैं, ठीक। फिर हम आगे चले थोड़ा सा, कि एसेट्स की कैटेगरीज होती हैं, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने। देखिए जरा, एसेट्स कैसे क्लासिफाई होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो जैसे हमने करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, वैसे ही करंट एसेट्स के बारे में होता है। assets which will be realized into cash within the operating cycle, within the operating cycle, या फिर क्या, within 12 month, उसको हम बोलेंगे क्या, करंट एसेट्स। बाकी को क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इज इट क्लियर, करंट नॉन करंट। अभी देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ। नॉन करंट के एग्जांपल क्या होते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। और करंट एसेट्स के बाद यहाँ पर फिक्स एसेट्स भी आते हैं, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में फिक्स एसेट्स भी आती हैं, जो दो तरह की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसका, हाँ, लोन एसेट्स कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही है। आप अपनी फीस में एक जीरो बढ़ा के मुझे दे देना, जब आपकी फीस आएगी ना क्वार्टरली, ठीक है, वट एवर अमाउंट इज हियर, उसमें एक जीरो बढ़ा के देना मुझे। तो क्या होगा, सपोज आई एम टेकिंग 20,000 फ्रॉम यू, आप मुझे एक जीरो बढ़ा के देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया, मैं तो कहता हूँ मैं वापस नहीं करता। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसे कैसे, आपकी तो फीस 20,000 है, आप 180 का क्या करो, मेरे वापस करो। तो आई ओ यू 1,80,000 रुपीज, ठीक है। अब जरा छोड़ दो इसको, इस एग्जाम्पल को किनारे करो, यू आर रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। आपने अपने सप्लायर को 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो सप्लायर उस लोन को खा के खत्म कर देगा, वापस करेगा आपको, नहीं वापस करेगा। तो ये लोन आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट है, क्या है, एसेट है ना। लोन गिवन टू समबडी इज एन एसेट, लोन टेकन फ्रॉम समवन इज व्हाट, लायबिलिटी। अगर वो लोन 12 महीने के अंदर वापस करना है तो करंट लायबिलिटी, और अगर 12 महीने के बियॉन्ड जाएगा तो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ और क्या, ऐसे थोड़ी होगा, पढ़ो। अरे तुम इतने बड़े हो गए तो बैंक को लोन दोगे, हमारी लायबिलिटी। मैंने बोला ना कि, हाँ हमने बोला कि वी हैव टू कंसिडर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस अगर दे रहा है तो क्या कहलाएगा वो, बिजनेस अगर, इसका मतलब इंटरेस्ट। बिजनेस अगर किसी को लोन दे रहा है तो एसेट्स है,
और बिजनेस किसी से लोन ले रहा है तो क्या है वो, लायबिलिटी है, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इफ somebody इज आस्किंग अ डाउट, लिसन टू दैट, क्योंकि बाद वाली स्टेज में वो भी आपका डाउट हो सकता है। तो व्यक्ति को अपने डाउट से ज्यादा दूसरों के डाउट से समझ में आता है। तो लॉन्ग टर्म वाले लोन जो होते हैं उन्हें नॉन करंट बोलते हैं, एसेट्स जो हमने दिए हैं, और शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। जो लोन हमें 12 महीने के अंदर अंदर रिकवरी हो जाएगी उसे बोलेंगे हम करंट एसेट्स, और जिसकी रिकवरी 12 महीने के बियॉन्ड, कोई 2 साल के लिए ले गया, उसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ये बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये होते हैं पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। करंट एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन 12 मंथ या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, पहले भी पढ़ा था। जैसे मान लो, करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एंटिटी एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये होता है 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ एग्जांपल में, सेल ऑफ गुड्स डिक्रीजेस द स्टॉक एंड इंक्रीजेस द कैश बैलेंस, ठीक है। इन दिस वे गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, हुआ ना, गुड्स कन्वर्ट हो गया कैश में, तो गुड्स हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स है। अच्छा, मान लो हमारे पास कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब हमारी क्या, करंट असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए करंट असेट्स क्यों है? हमने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया 5 लाख रुपया और बोला हमारे लिए फर्नीचर बना, तो उसने कहा सर 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने तक हमारे लिए वो करंट असेट्स हुई ना, क्योंकि हम उससे पैसा कभी भी रिकवर कर सकते हैं वापस। भाई हमें नहीं बनाना तेरा फर्नीचर, तो वो क्या करेगा, कुछ पैसा काट के हमें वापस कर देगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस इन दैट सेंस इज अ करंट असेट्स, क्योंकि उसे 1 साल के अंदर अंदर क्या होता है, सेटल होना होता है। ऐसा प्रीपेड एक्सपेंस जो 1 साल के बियॉन्ड चले जाएगा वो नॉन करंट बन जाता है। भाई वो कहेगा हम अगले साल डील करेंगे। जैसे मान लो आपने किसी को बोला कि इस कमरे के बराबर, इस बेसमेंट के बराबर एक जनरेटर सेट बनाओ, उसके बनने में लगते हैं 8-9 महीने का टाइम लग रहा है, फिर डिलीवरी होने में 1 साल लग जाएगा। तो ऐसा एडवांस आपका क्या कहलाएगा, ऐसा एडवांस आपका कहलाएगा कैपिटल एडवांस। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एडवांस। कैपिटल इसलिए बोलते हैं, कैपिटल नहीं है बेटा, जो जो गुड्स होती है ना, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इनको कैपिटल गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन में काम आती है। इकोनॉमिक्स की टर्म है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के लिए जो आपने एडवांस कर दिया उसे क्या बोलते हैं आप, कैपिटल एडवांस। और नॉर्मल गुड्स के लिए जो एडवांस किया उसको बोलते हैं आप प्रीपेड एक्सपेंस। ये डिफरेंस होता है आगे चल के। हाँ जी। हाँ, पेटेंट क्या होता है, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ पेटेंट। वैसे पेटेंट हम लोग डिस्कस नहीं करना, लेकिन फिर भी बताते हैं। हैव एनीबॉडी हर्ड अबाउट अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल, नोबेल प्राइजेस भी नहीं सुने आप लोगों ने? नोबेल प्राइजेस के बारे में नहीं सुना? क्या होता है नोबेल प्राइजेस? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाई कीमत का प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है नोबेल प्राइजेस, ठीक है। हमारे कुछ लोगों को नोबेल प्राइज हमारे देश में मिला था। ये ट्रम्प क्यों पगला रखा है, वो कहता है मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ईरान को फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया उल्टा पुल्टा, और ये क्रेडिट लेना चाहता है कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल जो था, ही इन्वेंटेड डायनामाइट। व्हाट इज डायनामाइट? गोला बम। क्या होता है डायनामाइट? एक्सप्लोजिव होते हैं, बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव होते हैं। ये जो पहाड़ों में सड़क बनती है ना, उसको कहते हैं ना बारूद से उड़ाए। बारूद बारूद कुछ नहीं होता, बारूद तो पाउडर होता है, डायनामाइट तो बारीक से लंबे से होते हैं। आपने मूवी में देखो ना, एक बहुत सारा बंडल बना के हीरो दूसरे के ऊपर फेंक देता है, ऐसे फिल्मों में, कॉमेडी फिल्मों में। तो डायनामाइट इज एन वेरी हाई पावरफुल एक्सप्लोसिव। उसने डायनामाइट, उसने इन्वेंट किया और उसे अपने नाम पे पेटेंट करा दिया। पेटेंट का मतलब होता है यू गॉट लीगल राइट टू मैन्युफैक्चर इट, प्रोड्यूस इट एंड सेल इट। पर डायनामाइट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इस्तेमाल हुआ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ भाई। पहले तो लोग देखा ना, वो आप देखते होंगे जब पुराने जमाने की मूवीज आती थी, उसमें एक लंबी सी बंदूक होती थी, उसमें गन पाउडर डालते थे, फिर उसको ऐसे ऐसे करते थे, फिर गोली डालते थे, तो फिर शूट करते थे। ऐसा नहीं, अब तो क्या हो गया कि डायनामाइट है, उसको तोप से फेंका, इग्नाइट करके, और जहाँ गिरा वहां धमाका। फिर पहले डायनामाइट लगा दिया, आग लगा दी, जब तक 10 मिनट वहां पहुंचा, धमाका, जबरदस्त एक्सप्लोसिव बन गया वो। खूब पैसा कमाया उसने, बहुत ज्यादा पैसा कमाया उसने, बहुत बहुत पैसा कमाया। अच्छा अच्छा, उसका भाई एक ना इटली में कहीं रहता था, या कहीं इस तरफ कहीं रहता था, उसके भाई की हो गई डेथ। अखबारों में खबर चली,
मर गया मौत का सौदागर, न्यूज़पेपर में, है ना, creator of death died, and that news item took his entire personality and सब कुछ उसका हिल गया। कह रहा यार मेरे मरने के बाद मुझे लोग इस तरह से जानेंगे, मौत का सौदागर बोलेंगे मुझे। उसके अंदर से वैराग्य जाग गया। उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी का एक अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट से क्या किया उसने, पीस अवार्ड, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, ठीक है, और पीस का ये बनाया। ये अवार्ड उसने कर दिए अपनी सारी, उसकी जो प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता रहता है उससे वो नोबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड देना शुरू कर दिया। फिर एक और नोबेल प्राइज होता है इकोनॉमिक्स का, वो रॉयल स्वीडिश बैंक जो होता है वो करता है उसको, वो नोबेल के नाम से ही होता है लेकिन स्वीडिश गवर्नमेंट देती है, वो नोबेल के फंड से नहीं निकलता। ठीक है। तो पेटेंट होता है कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी इन्वेंशन जिसका एक्सक्लूसिव राइट आपके पास होता है, उसे पेटेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे दवाइयों के पेटेंट, कैंसर सेविंग ड्रग्स होती हैं, एचआईवी के बचाने वाली ड्रग्स होती हैं, निमोनिया को बचाने वाली ड्रग्स होती हैं। आप जरा जान के चलिएगा, जितनी भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर हुई थी, इनकी इन्वेंशन हुई थी, वो 1920s में हुई थी, और यूके की और अमेरिकन कंपनी ने उनका इन्वेंशन किया, तो उनको पेटेंट मिला 100 साल के लिए। अब 2001 तक, 2021 से लेकर 30 तक, ये जितनी भी ड्रग्स थी इनके पेटेंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेटेंट मिलता है 100 साल के लिए, और ये ड्रग्स सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। पेटेंट मिलता है 100 ईयर्स के लिए आपको, कि 100 साल तक यू हैव एन एक्सक्लूसिव राइट, कुछ भी इन्वेंट करेंगे। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पेटेंट को क्या करते हैं, जनता को फ्री में बांट देते हैं। जैसे एडिसन थे, थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने कोई भी पेटेंट कमर्शलाइज नहीं कराया, सब जनता के लिए फ्री कर दिया। ऐसे भी होते हैं। तो पेटेंट आपके पास क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जब तक आपके पास पेटेंट है, यू विल अर्न न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फ्लोटिंग एसेट्स, व्हाट इज सर्कुलेटिंग एसेट्स, ऐसे भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ जी, दोबारा बोलो। हाँ, शी सेज हाउ कैन वी काउंट प्रीपेड एक्सपेंस एज एन एसेट्स। चलो जी, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपका एक सर्वेंट है, क्या है आपके यहाँ पर, एक सर्वेंट। सर्वेंट को आप 12 मंथ सैलरी देते हैं 12 मंथ सैलरी। मान लिया ₹15,000 आप उसको सैलरी दे रहे हैं। ये छोड़ दो, आप बड़े दिल वाले हैं, आपने कितनी सैलरी दी अपने घर के हाउस होल्ड को, ₹20,000 की आपने उसको सैलरी दी। 12 महीने में सैलरी कितनी बनती है उसकी, 2,40,000 बनती है। वो नौकर आपके यहाँ 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से काम कर रहा है। वो कहता है कि मालिक मेरी बेटी की शादी है, मुझे 1 साल की सैलरी एडवांस दे दो। आपने देखा यार ठीक है, आपने उसके बच्चे को अपना बच्चा माना, आपने कहा ठीक है। आपने क्या किया, 2,40,000 रुपये उसे कब दे दिया, January 1 को दे दिया। अब वो 2,40,000 लेके भाग जाएगा क्या, भाग जाएगा क्या। अब वो पूरे साल आपके लिए काम करेगा, फिर से पैसा लेगा क्या, नहीं लेगा। सो द पेमेंट इज नोन एज एडवांस पेमेंट, एंड इट इज योर एन एसेट, क्योंकि इसके बदले में आदमी क्या करेगा आपके लिए, पूरे साल तक काम करेगा। ठीक है जी, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया कि कोई फर्नीचर बनाया, और 2,40,000 या 2,50,000 फर्नीचर का एडवांस दे दिया। फर्नीचर को बनने में 3 महीना लगेगा। 3 महीना तक वो जो आपने एडवांस पैसा दिया आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट्स। तो तुम एसेट्स क्यों बोल रहे हो एक्सपेंस को। अभी आपका क्वेश्चन था ना कि हाउ कैन प्रीपेड एक्सपेंस बी योर एसेट, कैसे लायबिलिटी। लायबिलिटी तो उसके लिए ना जिसने आपसे पैसा लिया है, आपके लिए लायबिलिटी। हाँ, हाँ, तो आपके लिए एसेट हो गई ना। तो हम अकाउंटिंग भाई अपने लिए करेंगे, पढ़ाई पराए बंदे के लिए थोड़ी करेंगे। अकाउंटिंग में जब भी कोई डाउट आए, यू हैव टू कंसिडर यू आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर बिजनेस। सामने वाले के लिए क्या। देखो भाई, वो तो डबल एंट्री का रूल ही है। अगर कोई चीज मेरे लिए एसेट है, सामने वाले के लिए लायबिलिटी। इफ आई परचेज गुड्स फ्रॉम यू, तो और तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, डेटर हूँ। मेरे लिए तुम कौन हो, क्रेडिटर हो। तो अपने हिसाब से करोगे अकाउंटिंग या मेरे हिसाब से करोगे। तो तुमने किसी को एडवांस दिया, तो फॉर योर एडवांस इट इज योर एसेट्स। सामने वाले के लिए तो लायबिलिटी है। अब ये नौकर के लिए 2,40,000 क्या लायबिलिटी है ना उसके ऊपर, तो नौकर की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं हम तो अपने लिए कर रहे हैं। सो एनी एडवांस पेमेंट is considered assets for your business, and any advance taken by you from somebody, it is a liability to you.
मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने किसी का घर बनाने के लिए, जो कि आपने 8 महीने में बनाना, आपने एडवांस पैसा ले लिया 1 करोड़ रुपया। ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। आपको 1 करोड़ के बराबर काम करके देना है फ्यूचर में, नहीं तो 1 करोड़ वापस करना है। ऐसे ही आपने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए किसी को 5 करोड़ दे दिया, वो बोला 11 महीने में फैक्ट्री बन जानी चाहिए, आपके लिए क्या है, वो करंट असेट्स है, क्योंकि 11 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा। हाँ, जब फैक्ट्री बन जाएगी तब वो क्या बन जाएगी, फिक्स असेट्स बन जाएगी आपकी। लेकिन तब तक तो पैसा क्या कहलाएगा, करंट असेट्स कहलाएगा। गॉट इट। तो ऐसा लेके चल रहे हैं हम लोग। और चलें जरा आगे। अब आते हैं फिक्टिशियस। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना जरा। जैसे हमने बोला आपको टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स बोला, ठीक है। और एक एसेट्स और आप नोट कर लीजिए जरा, उसको कहते हैं हम लोग वेस्टिंग एसेट्स। क्या किसको कहते हैं, वो मैंने यहाँ नोट्स पे लिखा नहीं, मैं इंप्रूव कर दूंगा। देर इज वन मोर टाइप ऑफ एसेट्स, इसे कहते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेस्टिंग, वेस्टिंग एसेट्स। बताइए क्या होता है ये, किसको बोलेंगे वेस्टिंग एसेट्स। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, गर्वित या अरमान, कैन यू गिव अ हिंट कि वेस्टिंग एसेट्स किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे वेस्टिंग एसेट्स, बताइए। थोड़ा तो आइडिया होगा। अच्छा चलो, एनी वाइल्ड थॉट, एनी वाइल्ड आइडिया बताइए, किसको बोलेंगे वेस्टिंग एसेट्स। हाँ जैसे, जो एसेट्स वेस्ट हो जाए, जैसे बिजनेस है किसका, मिल्क का। हाँ, तो दूध फट, अच्छा दूध 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 एक्सपायर कैसे होता है भाई, खराब कैसे होता है दूध, पड़े रहने से कैसे कर, अच्छा एक मुझे बताइए, दूध खराब कैसे होता है, मतलब वो फट जाता है ना। अरे तो सील दो उसे, सील दो उसे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। अरे तो उसको दही जमा दो उसकी। ठीक है, अच्छा था थॉट, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। सुनो ध्यान से। वेस्टिंग एसेट्स होते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेस। वेस्टिंग एसेट्स किसको बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे माइंस, ठीक है, जैसे ऑयल वेल्स, जैसे गैस रिजर्वेयर्स, गैस रिजर्वेयर्स। माइन में, कोल माइन, है ना, आयरन ओर माइन, कितने दिन तक कोयला रहेगा, अनलिमिटेड होता है क्या, कभी ना कभी तो खत्म होता है, नहीं खत्म होता माइन से, माइन में कोयला कभी खत्म नहीं होता, होता है, देयर इज अ लाइफ। ऑयल वेल में तेल कब तक रहेगा, कभी तो खत्म होगा। गैस रिजर्व्स होते हैं, जो गैस रिजर्व्स, जो गैस रिजर्व्स होते हैं जमीन के अंदर, उनके अंदर गैस कब तक रहेगी, हमेशा रहेगी क्या, खाली हो जाता है, गैस रिजर्व्स होते हैं। इनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। दे गॉट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर जब ये डिक्रीज होती है तो उनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डिप्लीट, क्या टर्म यूज करते हैं इनके लिए, डिप्लीट, डिप्लीशन बोलते हैं इनके लिए, डिप्लीशन। जैसे टेंजिबल एसेट्स के लिए ध्यान से सुनना, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के लिए हम शब्द क्या यूज करेंगे, डिप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे उसको, डिप्रिशिएट हो गए, डिप्रिसिएशन। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या शब्द यूज होता है, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। और वेस्टिंग एसेट्स के लिए क्या शब्द यूज होता है, डिप्लीशन। कहते हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल वेल कभी तो खत्म होंगे, इसलिए लोग हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाते हैं, इसलिए लोग ईवी की तरफ चल रहे हैं। ये ये टर्म्स आप ध्यान रखेंगे, ये आगे आएंगे, लेकिन अभी हमने इस्तेमाल कर लिया उसका। तो टेंजिबल होगा, इंटेंजिबल होगा, और क्या होगा, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट्स वैसे टेंजिबल ही होती है, लेकिन अलग कैटेगरी होती है। टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिशिएशन, ये पंखे पे डेप्रिशिएशन लगेगा, इस पे डेप्रिशिएशन लगता है, गाड़ी पे डेप्रिशिएशन लगता है, बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन लगता है, क्या लैंड पे भी डेप्रिशिएशन लगता है, बताओ। कैन वी अप्लाई डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एज वेल, नहीं। जब हम डेप्रिशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगा आपको। लैंड पे डिप्रिशिएशन की टर्म्स एंड कंडीशन लगती ही नहीं है, ध्यान रहेगा, टेंजिबल इंटेंजिबल और वेस्टिंग वाले की तरफ, ठीक है। लैंड टेंजिबल एसेट है, लेकिन डिप्रिशिएट नहीं होता, हाँ अप्रिशिएट ही होता है।
बिल्कुल है, एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है, ये लिख लिया सबने। मैनिक्योर, मैनिक्योर। आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, फिक्टिशियस एसेट्स। ना वो टेंजिबल है, ना वो, देखो क्या है, दीज आर द एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसे समझते हैं होता क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं, ठीक है, दैट आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पिछले वाला लिख लिया था, देखिए कैसे, जरा यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास एक बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द बैलेंस शीट विद यू। फिक्टिशियस एसेट्स किसे कहते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसे समझना है। वैसे लोग रटवाते हैं इसको, पर मैं रटवाऊंगा नहीं आपको, मैं समझाऊंगा इस चीज को कि दोज आर मिसिंग द क्लास, उनके लिए बड़ा नुकसान है आज की क्लास को मिस करना। ये आपके पास एक बैलेंस शीट है, ध्यान से रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखी बनाई जाती है, ऐसे, और ये नीचे से ऐसे। इस बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या चीजें जरा देखिए, हमारे पास है स्टॉक, पहले हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पर कैश। वी हैव अ कैश, वी हैव अ कैश ऑफ 10 लाख। वी हैव अ स्टॉक, वी हैव अ स्टॉक रुपीज 20 लाख का। वी हैव अ प्लांट 30 लाख का। मान लो इतना ही मैंने मान के चल, 30 50 60 लाख हमारे पास आ गया। अभी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ना। मेरे पास यहाँ पर कैपिटल है 30 लाख की, 30 लाख की कैपिटल है। वी हैव अ कैपिटल ऑफ 30 लाख, ऐसे। वी हैव अ लोन, वी हैव अ लोन 10 लाख का। वी हैव क्रेडिटर्स 20 लाख के। और ये हमारे पास क्या हो गया, 60 लाख हो गया। ठीक है जी, बैलेंस शीट मैच हो गई है। चलो एक काम करते हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख सोल्ड फॉर रुपीज 7 लाख इन कैश। ये हुआ, 5 लाख की चीजें आपने कितने में बेच दी, 7 लाख में बेच दी। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या हुआ, फायदा नुकसान क्या हुआ? ऑनलाइन में मुझे बताएं, फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो प्रॉफिट प्रॉफिट फायदा। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है? दो टू लाख लाख का। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, चेंजेस क्या आएंगे। ये जो मेरा कैश है, ये कितना होगा, 10 लाख था ना, प्लस कितना हो जाएगा इसमें, 7 लाख। दिस कैश विल बी ऑफ कितने का, 17 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और ये जो मेरा स्टॉक है, ये जो मेरा स्टॉक है कितने का, 20 लाख का। इसमें से 20 लाख माइनस कितना, 5 लाख चला जाएगा, तो स्टॉक कितने का रह जाएगा, 15 लाख का। एवरीबडी इज ओके विद दिस। इसकी वजह से यहाँ कोई चेंज आएगा टोटल में? इज देयर एनी चेंज इन द टोटल? टोटल में चेंज आया? नहीं आया। यस। टोटल करो जरा, 30 40 50 62 हो गया टोटल। क्या हो गया टोटल, 62 हो गया ना। अरे, 7 लाख से कैश बढ़ा, 5 लाख से स्टॉक घटा, तो 2 लाख का फायदा हो गया ना, और रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर। सो एज अ रिजल्ट ये क्या हो गया मेरे पास, दिस वैल्यू 62 लाख। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, 62 लाख कहलाएगी। ठीक है जी, 62 लाख हो गया। अब ये साइड तो 62 लाख है, यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोलो। हाँ, अब आप सुनिए मेरे। अब क्या होता है कि अकाउंटिंग का डबल इफेक्ट होता है। देखिए, लोग पता है क्या कहते हैं कि प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट होने से तो कैश बढ़ रहा है ना आपका, बढ़ रहा है ना कैश। देखो प्रॉफिट कहाँ है, सी इन रियलिटी वेयर इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज देयर इन द कैश फॉर्म। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं बैलेंसिंग इफेक्ट। अब जो प्रॉफिट है उसको कौन एंजॉय करेगा, ओनर। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल। तो वो जो प्रॉफिट है वो हमें क्या करना चाहिए, अब ओनर के पास दे देना चाहिए। आ, आ, हमने लिखा कितना कितना था हमारी कैपिटल यहाँ पर, और कैपिटल वॉज 30 लाख। तो हमने क्या किया, अब अपना
30 लाख यहाँ रखा और प्लस कर दिया क्या, प्रॉफिट। कितने का, 2 लाख रुपए का। अब मेरी कैपिटल टोटल कितनी की होगी, 32 लाख की। और ये मेरा क्या हो गया नीचे से, 62 लाख हो गया। तो जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल में जोड़ना इज अ बैलेंसिंग इफेक्ट। असली प्रॉफिट तो कहाँ, इस तरफ है। और देखिए, अभी आप देखेंगे ना, हर साइड के दो इफेक्ट होते हैं। स्टॉक घट गया 5 लाख से, तो कैश बढ़ गया 7 लाख से, डबल इफेक्ट तो हो ही गया यहाँ पर पूरा। क्योंकि जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास एसेट साइड में आया, उसको मैं कैसे बैलेंस करूंगा इस तरफ। तो उस प्रॉफिट को मैं कहाँ डालता हूँ, कैपिटल के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू ओनर। तो मालिक क्या, अब मालिक की कैपिटल कितनी होगी। अच्छा, मालिक इस पैसे को विड्रॉ थोड़ी कर रहा है, उसने बिजनेस में रख दिया। तो मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई ना। मालिक का प्रॉफिट अगर मैंने मालिक को नहीं दिया, वी केप्ट इन द बिजनेस, तो मेरी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई। एग्री करते हो इस बात से। सो दैट इज व्हाई इट इज एडेड हियर। चलिए, दिस पार्ट इज क्लियर। ऑनलाइन ऑफलाइन में सबको क्लियर हो गई ये बात, कि अगर प्रॉफिट होता है तो दैट रिफ्लेक्ट इन द एसेट साइड, और उधर बैलेंसिंग इफेक्ट बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। चलिए, अब दोबारा देखते हैं एक और चीज। अब मैं इस सिचुएशन को दोबारा पुरानी सिचुएशन पे ले आता हूँ, जरा यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब मैंने क्या किया कि गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख वॉज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 5 लाख की चीजें मैंने बेच दी कितने में, 3 लाख में। अब क्या होगा बताइए, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, लॉस हो गया। तो यहां से कितना माइनस होगा, 5 लाख। मेरा कितना बनेगा स्टॉक, 15 लाख रुपए का। यहाँ कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा यहाँ पर, 3 लाख। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा, बताइए। 3 लाख डॉलर क्या हो जाएगा, दिस इज 13 लाख। टेल मी व्हाट इज द चेंज हियर, क्या वैल्यू आई इधर, So 48, कितना आ गया, 58, थर्टी sir, है, 58. 38 कितना आ गया, 58 लाख। Yes, sir. इज दैट ओके। अभी जो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, ये कौन झेलेगा। अभी लॉस तो इधर ही दिख रहा है ना आपको, बट हु विल बेयर दिस लॉस, ओनर। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, हम लिख देंगे माइनस लॉस, कितने का, 2 लाख रुपए का। नाउ व्हाट इज दिस, 28 लाख। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, नहीं, क्योंकि वैल्यू 58 लाख की हो गई। तो अगर प्रॉफिट है, अब अकाउंटिंग क्वेश्चन में ये तो करते हैं, अगर फायदा हुआ तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो भाई प्रॉफिट लॉस तो कौन बियर करेगा, ओनर ने तो बियर करना है, हम इसे माइनस कर देंगे। दिस इज ऑल्सो ओके विद यू, है ना, क्लियर है। चलिए, अब चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट होता है, वो किसी भी बिजनेस को एक फ्रीडम देता है कि अपने लॉसेस को आप धीरे धीरे करके खत्म करें, राइट देम ऑफ स्लोली, ईयर बाय ईयर, ठीक है, या नहीं भी खत्म करें उस साल। तो ऐसे में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इधर जाके माइनस सी, या मैं ए एक्स स्क्वायर रखूं इज इक्वल टू क्या करूं, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी एक्स माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। मतलब लेफ्ट की चीज अगर राइट चली जाए तो क्या होगा, माइनस, और राइट की चीज अगर लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। करेक्ट, यहाँ भी यही चलता है। ये लॉस अगर इधर माइनस हो रहा है, उसे उठा के मैं उस तरफ ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। वी कैन डू दैट, काउंटिंग में अलाउड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस लॉस को हटाया यहाँ से, ठीक है। कैपिटल को एज इट इज कितने की लिख दिया मैंने, कैपिटल को कितने का लिख दिया, 30 लाख ही लिख दिया। एज ए रिजल्ट ये मेरा टोटल कितना रहेगा, 60 लाख ही रहेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ये जो मेरा है, ये सब एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, इस जगह पे मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ लिखूंगा मैं लॉस, कितने का, 2 लाख का। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा, ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा, देखिए, दिस टोटल इज व्हाट, 60 लाख। हाँ, है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो पहले। दे आर व्हाट, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी ना, अब पूरी समझ में आएगी। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि न टेंजिबल होती है न इंटेंजिबल होती है। दे आर अनरिटन ऑफ लॉस। अभी इससे पहले मैंने लॉस राइट ऑफ कैसे किया था, कैपिटल में से माइनस करके,
किया था ना। जब मैंने लॉस को कैपिटल में एडजस्ट कर दिया, इसे बोलते हैं लॉस राइट ऑफ करना। राइट ऑफ मतलब लॉस को खत्म कर देना। किसको? जिसके ऊपर था उसको दे दिया, मालिक ये तेरा लॉस है, तू संभाल। किया था इससे पहले। कहां से माइनस किया था? कैपिटल से। तो लॉस को माइनस कर देना कहलाता है लॉस राइट ऑफ कर देना। लॉस इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कैपिटल, लॉस इज डन। लेकिन जब मैं लॉस राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, तो क्या कर रहे हैं उसे उठा के? कहां ले गए उसे उठा के? इस तरफ ले गए। ये लॉस जो है, ये लॉस, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं अनरिटर्न ऑफ लॉस। क्या बोलते हैं इसको? अनरिटर्न ऑफ, अनरिटर्न ऑफ, अनरिटर्न ऑफ लॉस। ये अनरिटर्न ऑफ लॉस कहलाता है। वो लॉस जो अभी राइट ऑफ ही नहीं हुआ, वो लॉस जो अभी हमने कैपिटल से माइनस नहीं किया। तो क्या ये अलाउड है अकाउंटिंग में? बिल्कुल अलाउड है अकाउंटिंग में। मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको इतने लॉस हो गए कि आपकी कैपिटल भी पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन बिजनेस तो चलता है फिर भी। तो आप क्या करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट आपको परमिशन देता है कि अपने लॉस को धीरे धीरे करके राइट ऑफ करें। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं लॉस में यहाँ रखूंगा तो मेरी पूरी इसको नेगेटिव बना जाएगा, तो हम उसे उठा के यहाँ ले आते हैं। ऐसे से क्या हुआ देखिए जरा, इधर भी और इधर भी दोनों बराबर आ गया। तो दिस इज फिक्टिशियस एसेट्स। क्या है ये? फिक्टिशियस एसेट्स। दीज आर अनरिटर्न ऑफ लॉसेस विच आर शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। इन्हें बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये एसेट्स नहीं है, ये अनरिटर्न ऑफ लॉसेस हैं। इन्हें किसी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से हमने कहाँ डाल दिया है? एसेट साइड डाल दिया था। इसे कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट। हाँ, अनरिटर्न ऑफ मतलब कैपिटल से माइनस नहीं हुए हैं। अनरिटर्न ऑफ का मतलब ये है। अनरिटर्न ऑफ लॉस लिख लीजिए, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस मींस नॉट डिडक्टेड या एडजस्टेड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब अनरिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ट्वेल्थ में बहुत परेशान करता है लोगों को। उन्हें समझ ही नहीं आता कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा, वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि प्रॉफिट इधर होता है। वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि प्रॉफिट तो ये होता होगा। उन्हें लगता है क्या कि प्रॉफिट कहाँ दिखता है? कैपिटल में दिखता है। अरे भाई, प्रॉफिट यहाँ दिखता है। वो तो कैपिटल में जोड़ना इज अ बैलेंसिंग इफेक्ट। ऐसे ही लॉसेस वो यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें एडजस्ट करना, राइट ऑफ करना इज अ बैलेंसिंग इफेक्ट। तो अगर आपने लॉस एडजस्ट कर लिए तो बढ़िया, फिर तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने राइट ऑफ नहीं करे तो उठ के कहाँ जाएंगे? वो एसेट साइड में आ जाएंगे। और इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अनरिटर्न ऑफ लॉसेज होते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में दिखाऊं कैसे होता है? मैं देखो ट्वेल्थ में दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। आई जस्ट शो यू हियर। अभी आप देखिएगा जरा। ये ट्वेल्थ क्लास की किताब है। और ट्वेल्थ की क्लास में ये देखो, कैन यू सी द क्वेश्चन हियर ट्वेल्थ का? देखो, ढूंढो कहाँ पर है अनरिटर्न ऑफ लॉस। ढूंढो। नहीं, हाँ वो दिख रहा है किसी को? कैन यू सी? ये क्या चीज है? देखो, ये बैलेंस शीट दिख रही है आपको यहाँ पर? तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर, एम्प्लॉय, वर्कमैन, कैपिटल दिख रही है। उधर कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्सेस दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? ये लॉस है। ये वो लॉस है जो कैपिटल से माइनस नहीं हुआ, इस तरफ चला गया। इसे कहते हैं अनरिटर्न ऑफ लॉस। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। दिस इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। दिस इज फाइन। तो फिक्टिशियस एसेट्स को बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, वो लोग पता, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है ये। बट नाउ एट 11th यू अंडरस्टूड व्हाट इज दिस। ये वो लॉस है जो अभी आपने क्या करा? राइट ऑफ नहीं किया। इस लॉस को इसमें बांटना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा तो इन दोनों लोगों में इसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इनके अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा मुझे। ट्वेल्थ में ये ट्रीटमेंट होता है इसका। सो आइए देखें जरा अपने क्वेश्चन पे। सो आई थिंक, इज इट फाइन विद यू? तो क्या कहलाएगा ये आपका? अच्छा, इसका एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिक्स के एग्जांपल है। ये सारी टर्म्स बाद में आएंगी थोड़ा सा। ये तो टर्म आप पढ़ेंगे, ये वाली टर्म जो है ये आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ये वाली। ठीक है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब दिखेगा आप। लेकिन चलिए अभी मैं इसका डिस्कशन थोड़ा सा कर लेता हूँ आपके सामने। अब एक और मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक और तरीके से समझना। जैसे मान लिया जाए कि आपने क्या किया कि शाहिद खरगोश कपूर को हायर किया।
शाहिद कपूर, है ना? तो शाहिद खरगोश कपूर को आपने हायर करा अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसने आपसे 4 करोड़ रुपया ले लिया और बोला 4 साल तक हम आपके लिए क्या करेंगे, नाचना कूदना करेंगे, आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे। तो 4 साल मतलब 26, 27, 28, 29, 4 साल तक चलना है। तो और 1 करोड़ 1 साल का हो गया। तो 26 में जो आपने 1 करोड़ शाहिद को दिया था, वैसे देखो पैसा पूरा एडवांस चला जाता है। शायद विल टेक एंटायर मनी इन एडवांस, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर पूरा पैसा 1 साल पे ले लेते हैं। चाहे 4 साल करेंगे ना 5 साल काम करें, पैसा पूरा एडवांस ले लेते हो। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने जो 2026 का एक्सपेंस है उसमें तो 1 करोड़ क्या कहलाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहलाएगा। पर क्या वो 3 करोड़ रुपया स्टिल योर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस? क्या आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है क्या? क्या आप उसके बेनिफिट मिल गए आपको अभी? नहीं मिले। उसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में मिलेगा। तो उसे कहाँ शो करेंगे आप? उसे यहाँ शो करेंगे, इधर इधर। आउट ऑफ 4 करोड़ 1 करोड़ विल गो टू योर प्रॉफिट एंड लॉस, और जो 3 करोड़ बच जाएगा वो यहाँ शो होगा। क्या बोलकर? एडवर्टीजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको आने वाले 3 साल तक मिलना है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और एसेट्स में दिखाते हैं, बेनिफिट तो मिल रहा है ना। लेकिन इसको डेफर्ड क्यों बोल रहे हैं? अगर आपने शाहिद खरगोश कपूर को बोला कि भैया अब हम तुमसे नहीं नचवाना, हमारे पैसे वापस कर, वो नहीं करेगा वापस। कहेगा भाई मैंने तो डेट दी है, तुम मना करते तो मैं डेट किसी और को दे देता। फिल्म स्टार की तो डेट ही इंपॉर्टेंट होती है। ही विल नॉट डेट, इट्स अ डेट कॉस्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। दे दिया वापस आएगा। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गया तो वापस नहीं आएगा, इट इज अंडा। तो हम उसको 3 करोड़ को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। सो इज इट अ टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स? नो, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज अ लॉस टू यू, जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ। कब राइट ऑफ होगा? आने वाले 3 साल में। फिर अगला साल आ गया, 1 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ कितना रह जाएगा? 2 करोड़, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर अगला साल आ गया, 1 करोड़ प्रॉफिट लॉस में चला गया, कितना रह जाएगा? 1 करोड़, अभी राइट ऑफ नहीं हुआ। फिर फाइनली इन 2029 आया, वो 1 करोड़ यहाँ नहीं रहेगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये लिखा है यहाँ पर, देखो ऐसे। देर इज सम एक्सपेंडिचर विच आर नॉट फुली चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद इन द ईयर in which they actually take place, but they are written off gradually in the subsequent years. As long as those items expenditure are not written off completely, they are shown as fictitious assets. तो जब तक 4 साल तक वो खत्म नहीं होते बुक से, तब तक वो कहाँ जाएंगे? आपके एसेट्स में दिखेंगे। अंडरस्टूड? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? अनरिटर्न ऑफ लॉसेस होते हैं, अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। इसीलिए इसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं। सस्पेंस शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पता नहीं कितना साल चलेगा। इज दैट क्लियर? तो होपफुली ये बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट होता है जो कि ट्वेल्थ में आपको अच्छे से हेल्प करेगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। आप जाके अपने सीनियर से किसी से पूछना कि भैया ये प्रॉफिट लॉस यहाँ क्यों दिख रहा है, ये होता क्या है? दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू। अब वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या होती है? करंट एसेट्स होती है, बताया था कि रियलाइज और इज इंटेंडेड फॉर सेल इन ऑपरेटिंग साइकिल, ट्रेडिंग पर्पस के लिए 12 महीने के अंदर अंदर में। एंड इट इज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज। मतलब जब तक आपके अकाउंट फ्रीज व्रीज नहीं होते, तब तक आप उन्हें क्या मान के चलेंगे? करंट एसेट्स ही मान के चलेंगे। पता चला आपके अकाउंट फ्रीज हो गए, तो जितना भी कैश है बैंक आपके पास पड़ा है वो तो करंट रहा ही नहीं, वो तो फिर नॉन करंट हो गया ना। हमें क्या पता कब हमारे अकाउंट से बैन लिफ्ट होगा? नॉन करंट एसेट्स आर दोस जो क्या है? करंट नहीं है। लड़का कौन? जो लड़की नहीं है। ऐसा चलता है, ठीक है। अब सो दिस पार्ट इज डन। ये होता है रिसिप्ट्स। हाँ, हाँ, नॉन करंट एसेट्स आर दोज विच आर नॉट करंट एसेट्स। मैं क्या करूं बता? इसका मतलब नहीं। अरे नॉन करंट का तो एग्जांपल आपको मालूम है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, यही था नॉन करंट एसेट्स। अब ये तो कंपनी से एक मजाक कर रहा है आपके साथ, ये मजाक थोड़ी आप आंसर शीट में छापोगे। आप एग्जाम में लिख दोगे क्या बोले, टीचर बोलता है ब्रीफली एक्सप्लेन नॉन करंट एसेट्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। आप लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स आर दोज व्हिच आर नॉट करंट एसेट्स, एग्जांपल लैंड प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। कभी नंबर नहीं देंगे तुम्हें वो। अरे भाई नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऊपर लिखा तो है, ये लिखा तो ऊपर, ये रे ऊपर एग्जाम्पल, ये तो रहा एग्जाम्पल में। हाँ, ये एग्जाम्पल ऊपर। तो तुमने एक मजाक पकड़ा दिया, तुम कह रहे हो नहीं विल कैरी फॉरवर्ड दिस मजाक फर्दर। ऐसा थोड़ी होगा। रिसिप्ट्स जो होती हैं आपके पास, पैसा आना,
वो दो तरह से आता है आपके पास। एक तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो आपका गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट बेच के पैसा कमाया आपने, ठीक है, उसे कहते हैं आपके रिसिप्ट। और या फिर आपने क्या कर दिया, गारमेंट का बिजनेस है लेकिन आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं, होता है ना, कई लोग दो दो काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एक है, एक बुक बुक लैंड, एक बुक डिपो है समरविल के पास, बुक लैंड। तो मैं कई बार उससे सामान बुक्स लेता हूँ, तो मुझे पता चला कि वो बुक मतलब स्टेशनरी शॉप के साथ साथ तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता है, फार्म हाउस बेचता है बंदा, प्रॉपर्टी डीलर है। तो आप बताइए, एक दिन अपने किसी सर्वेंट, मैं उधर कुछ किताबें खरीद रहा था, वो अपने एम्प्लॉय को दिखा रहा था, देखिए मेरा फार्म हाउस है, इसमें मैंने गाय पाली हुई है, इसमें देख पेड़ लगे हुए हैं। मैंने पूछा ये क्या, अरे सर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता हूँ। और प्रॉपर्टी डीलिंग करते करते उसने फार्म हाउस खरीद लिया, छोटी सी स्टेशनरी शॉप है, लेकिन उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट की एक्टिविटी क्या है, बुक शॉप्स। ठीक है, तो बुक शॉप से जो पैसा चाहेगा आएगा उसे रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन अगर वो बुक शॉप के नाम पर क्या कर दे, कोई लैंड खरीद ले, बिल्डिंग खरीद ले, मशीनरी खरीद ले, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेच दे। खरीदना जैसे मान लो आपने बुक्स बेची, तो आपके पास जो पैसा है उसे बोला रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोला उसको, रिसिप्ट बोला। रिसिप्ट की दो कैटेगरी, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। सिर्फ बुक्स बेच के जो पैसा कमा रहे हैं आप, उसे बोलेंगे हम क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर आप बिल्डिंग बेचकर, प्लॉट बेचकर, फार्म हाउस बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसे, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो आपका गारमेंट का बिजनेस है, पैंट शर्ट टी शर्ट पजामा बेच के आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन आप क्या करें, अपना पुराना कंप्यूटर बेच देते हैं, आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच देते हैं जो बिजनेस में डिलीवरी के लिए लगा रखी थी, उसे बोलेंगे हम क्या, कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि गुड्स बेचना इज नोन एज व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन एसेट्स को बेचना इज नोन एज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी। और एसेट्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स, बताया था अभी। कैपिटल गुड्स को बेचोगे तो क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए हम कैपिटल शब्द यूज करते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल बेच डाली, इसका मतलब है कैपिटल गुड्स बेच डाली। कैपिटल गुड्स उनको कहते हैं जो आप अपने बिजनेस में रीसेल के लिए नहीं रखते हो, रेवेन्यू जनरेशन के लिए रखते हो। सो रेवेन्यू, हाँ वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है, तुम गारमेंट को बेच के जो पैसा कमाओगे उसे रेवेन्यू बोला जाता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रिकरिंग नेचर का। क्या तुम एक दिन में 50 100 पैंट शर्ट बेच के बंद हो जाओगे क्या? तुम्हारा ज्वेलरी का बिजनेस है, तुम ज्वेलरी बेचते हो, रेवेन्यू है। तुम्हारा कार का शोरूम है, कार बेचते हो, रेवेन्यू है। जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, डील कर रहे हो, वो आपका कहलाता है रेवेन्यू, उसे रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, मान लो मैं कार खरीदूंगा तो मेरे लिए क्या कैपिटल है, कैपिटल मेरा, मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन वो जो कार डीलर है उसके लिए तो गुड्स है वो। डिफरेंस समझिए गुड्स और एसेट्स का। अगर आप किसी आइटम को रीसेल के लिए खरीद रहे हो वो आपके लिए गुड्स है, लेकिन आप किसी आइटम को खरीद रहे हो किस काम के लिए, परमानेंट यूज करने के लिए, वो क्या आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, तो अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर आप एसेट्स बेच रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो, कैपिटल रिसिप्ट। बिल्कुल होती हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप दोबारा रीसेल कर देते हो। जैसे गारमेंट फैक्ट्री में आपके जितने भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो सब आपके लिए एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स रीसेल के लिए है, तो उन्हें गुड्स बोला जाता है, उन्हें एसेट्स नहीं बोलेंगे। दे आर एसेट्स बट दीज आर द एसेट्स फॉर रीसेल, उन्हें गुड्स बोलते हैं। और आपके यहाँ आपके आपके आपने देखा होगा ना, गारमेंट शॉप में कंप्यूटर होता है, बिलिंग मशीन होती है, वो काउंटर होते हैं, एसी लगे रहते हैं, रैक्स होते हैं, वो शोरूम, ये सब क्या आपके लिए एसेट्स है। लेकिन अगर आप गारमेंट को बेचते बेचते अपना पुराना कंप्यूटर बेच दोगे तो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अपने पुराने रैक डिस्कार्ड कर दोगे, क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। वो शोरूम ही बेच दोगे, दूसरी जगह चले जाओगे, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। तो दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या है ये, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट। What is the receipt? The amount received receivable in the normal course of business. Amount received from sale of goods or services. ये revenue receipts कहलाएगा। ठीक है, money obtained from sale of goods, commission fee received from services rendered, interest and dividend received on investments. इधर आ जाते हैं, capital receipts. Capital receipts refers to the amount received or receivable against the transactions which are not revenue in nature. जैसे cash received from sale of assets, like machinery, furniture, land, या लोन ले लिया आपने, ये सब capital receipts कहलाएगा। ठीक है, amount received from the sale of fixed assets or investments, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस, या कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया आपने, रिसिप्ट तो हुई वो। लोन लेना थोड़ी काम है आपका, आपका काम तो गुड्स बेचना है, वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। अमाउंट बाय वे ऑफ लोन, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, कैपिटल रिसिप्ट से रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो
अब नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर वाला, दैट आई डिस्कस, और उसको पूरा करेंगे। अभी देखो जरा कितने पेज बचे हैं इसमें। अभी तो 11-12 पेज बचे हैं ना अभी। अगर आज सारे बच्चे आते ना तो मैं इसको काफी पूरा और खींच लेता, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट हियर, दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए इसको यहाँ पर बंद